हेलो, मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी कक्षा 8 साइंस का जो 7वां चैप्टर है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके पहले जो है 6 चैप्टर हो चुके थे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो 7वां अध्याय है वो है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। तो इसमें यही हम जानेंगे कि पौधे और जंतुओं का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है, और इसके साथ साथ हम वनों के बारे में भी जानेंगे कि कहाँ पर कौन से वन में जो पेड़ पौधे और जंतुएं होते हैं वो किस वन में कौन कौन से होते हैं, ये भी थोड़ा बहुत इस चैप्टर में हम जानेंगे। इसके पहले जो है हमने कक्षा 7 में जो है पढ़ा था, वन एक चैप्टर था उसमें, और टीबू के साथ जो है वन भ्रमण में गए थे। तो उसी को लेके यहाँ पर एक कहानी के रूप में इसमें बताया गया है कि किस प्रकार वो जो है वनों का भ्रमण करते हैं, किस प्रकार जो है वो भ्रमण करते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, ये सब जो है। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। वो अपने सहपाठियों के साथ अपने अनुभव बांटने के लिए उत्सुक थे। कक्षा के दूसरे सहपाठी भी अपने अपने अनुभव बांटने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, क्योंकि उनमें से कुछ भरतपुर अभयारण्य भ्रमण करने गए थे। तो इस चैप्टर में बताया गया था कि भरतपुर अभयारण्य में वो भ्रमण करने गए थे, तो सभी उत्सुक थे कुछ न कुछ बताने के लिए एक दूसरे को। कुछ ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, लोकचाऊ वन्यजीव अभयारण्य तथा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, इसको बृहद निकोबार जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र बोलते हैं, और बाघ संरक्षित क्षेत्र इत्यादि के बारे में सुना था। तो केवल इन लोगों ने इसके बारे में सुना था, लेकिन इसके पहले चैप्टर में, सॉरी, इसके पहले क्लास में कक्षा 7 में वन में ये सभी जो है अपने प्रोफेसर के साथ भरतपुर अभयारण्य भ्रमण करने गए थे। अब पहला जो हमारा पॉइंट है, जो मेन बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण होंगे पॉइंट उसी पर बात करेंगे। तो पॉइंट है वनोन्मूलन एवं इसके कारण। अब वनोन्मूलन क्या मतलब क्या होता है कि वनों को नष्ट करना, तो वही होता है वनोन्मूलन, उसको बोला जाता है। हमारी पृथ्वी नाना प्रकार के पौधे जंतुओं पाए जाते हैं हमारी पृथ्वी पर। ये मानव जाति के अस्तित्व एवं भली प्रकार के रहने के लिए आवश्यक होते हैं। आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। वनोन्मूलन में ये होता है कि वनों को नष्ट कर देते हैं और जो ज़मीन खाली हो जाता है उस पर औद्योगिक क्षेत्र लगा देते हैं या घरों का निर्माण होता है उस पर। तो इससे क्या होता है कि जो जंगलों में रहने वाले जीव, वनों में रहने वाले जो जीव रहते थे, उनके आवास के लिए खतरा मंडरा रहा है इस टाइम। तो इसी वजह से ये बहुत बड़ा खतरा है जीवों के लिए वनोन्मूलन। हम जानते हैं कि वनोन्मूलन का अर्थ है कि वनों को समाप्त कर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। तो वन में वृक्षों की कटाई निम्न उद्देश्यों से की जाती है। पहला होता है कि तो वनों में जो है वृक्षों की कटाई किस उद्देश्य से करते हैं कि इससे कृषि के लिए भूमि मिल जाती है, घरों और कारखानों का निर्माण करने के लिए, फर्नीचर बनाने और लकड़ी का ईंधन के रूप में भी उपयोग हो जाता है। तो इसी वजह से जो है वनों को काटा जाता है। तो वनों का उन्मूलन इसी वजह से हो रहा है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि किस वजह से, इस वजह से जो है वनों में रहने वाले जो जीव हैं उनके लिए खतरा होगा कि उनके लिए आवास नहीं मिल पाएगा और खाने के लिए भोजन नहीं होगा। तो वो धीरे धीरे क्या होंगे, मरने जैसी स्थिति में हो जाएंगे और वो धीरे धीरे विलुप्त भी हो जाएंगे। दावानल और भीषण सूखा भी वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारक हैं। तो दावानल मतलब होता है कि जंगल में आग लगना। तो जंगलों में आग कैसे लगती है, जब काफ़ी भीषण गर्मी पड़ती है और जब पत्ते एक दूसरे से टकराते हैं, रगड़ खाते हैं, तो उससे आग उत्पन्न होती है और उस आग से पेड़ जलते हैं और पेड़ से पूरे वन धीरे धीरे आग की चपेट में आ जाते हैं
उसी को बोलते हैं दावानल। और कभी कभी क्या होता है, जो बड़ी बड़ी घासें होती हैं, सूखी घास होती हैं, वो भी बहुत तेज़ी से जलने लगती हैं जब वो गर्मी के संपर्क में आती हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो वो इतने हल्के होते हैं कि गर्मी की वजह से वो जल जाते हैं और धीरे धीरे पूरा वन उसकी चपेट में आ जाता है। तो ये वनोन्मूलन के कारण ये प्राकृतिक कारक हैं। वनोन्मूलन के परिणाम क्या हो सकते हैं? पहले ये वो जो वनोन्मूलन करने का प्रयास किया, उन्हें स्मरण है कि वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। तो वनोन्मूलन से क्या होता है, पृथ्वी का ताप बढ़ता है और प्रदूषण में वृद्धि भी होती है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है। भौम जल स्तर का भी निम्नीकरण हो जाता है। जो भूमिगत जल होते हैं उनके स्तर में कमी आती है। उन्हें पता चला है कि वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया था, यदि वृक्षों का इसी प्रकार अनवरत कटाई चलती रही तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी। इसके अतिरिक्त बाढ़ भी आ सकता है और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की जो संभावनाएं होती हैं वो, अगर हम याद कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कम वृक्षों का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग में कमी आना। अगर वृक्षों की कमी होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो उपयोगिता है उसकी उसमें कमी आएगी। और जब कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कम होगा तो उसमें वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी और उससे क्या होगा, पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा। और उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। जो ग्लोबल वार्मिंग की घटना है वो इसी वजह से होती है, जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाती है तो इससे क्या होता है, पृथ्वी का ताप भी धीरे धीरे बढ़ता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित, एक मिनट, तो कम वृक्षों का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का परिग्रहण कर लेती हैं। मतलब जो पृथ्वी उत्सर्जित करती है ऊष्मीय विकिरण, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, उसको जाने नहीं देती है, उसको रोक लेती है। इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणामस्वरूप विश्व उष्णन मतलब ग्लोबल वार्मिंग होता है और पृथ्वी इसकी वजह से गर्म हो जाती है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, उसको रोकता है, उसमें विकिरण को ऊपर नहीं जाने देता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण वनोन्मूलन है। किसी क्षेत्र में मृदा के भौतिक गुणों पर वृक्षारोपण और वनस्पति का प्रभाव पड़ता है। कक्षा 7 का स्मरण कीजिए कि वृक्ष किस प्रकार मृदा अपरदन को रोकते हैं। तो वृक्ष क्या करते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जड़ें क्या होती हैं, मिट्टी को बांधे रखती हैं, उसको मिट्टी के कटान को रोकती हैं। पौधों की जड़ें मतलब वृक्षों की जड़ें। तो इस प्रकार जो है वृक्ष जो होते हैं वो मृदा अपरदन को रोकते हैं। भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है। मृदा की ऊपरी परत हटाने से नीचे की कठोर चट्टान जो होते हैं वो दिखाई देने लगती हैं। इससे मृदा में क्या होता है, ह्यूमस की कमी होती है और इसकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम होती है और धीरे धीरे उर्वर भूमि जो होता है वो मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। तो इसे क्या कहते हैं, मरुस्थलीकरण। तो मरुस्थलीकरण किस प्रकार होता है, जहाँ पर वृक्षों की कमी होती है वहाँ की मृदा जो होती है उसकी ऊपरी परत धीरे धीरे क्या होती है, हटती जाती है और उसमें ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है और चट्टानें दिखने लगती हैं। तो मृदा के नीचे जो चट्टानें होती हैं वो धीरे धीरे दिखने लगती हैं और वो तो क्या होता है, जो हमारी उर्वर भूमि होती है, उपजाऊ भूमि होती है, वो धीरे धीरे मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं, मरुस्थलीकरण। वनोन्मूलन से पृथ्वी की जल धारण क्षमता तथा भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतःस्रवण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो वनोन्मूलन से क्या होता है,
कि मृदा की जो जल धारण क्षमता है और भूमि के ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर जो अंतःस्रवण मतलब रिस रिस का जो वर्षा का जल होता है भूमि के अंदर जाता है, उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। और जब नीचे नहीं जाएगा इससे क्या होगा, बाढ़ जैसी स्थिति आएगी। जब नीचे नहीं जाएगा तो होती है वो बढ़ती जाए, जिसकी वजह से बाढ़ आने की पैदा हो जाती है। मृदा के अन्य गुण हैं, जैसे ये जो पोषक तत्व होते हैं, गठन इत्यादि भी क्या होते हैं, वनोन्मूलन के कारण प्रभावित होते हैं। उनके पोषक तत्वों में कमी आती है क्योंकि धीरे धीरे उपजाऊ शक्ति खत्म होती है उनकी। हम कक्षा 7 में पढ़े थे कि वनों से हमें अनेक उत्पाद प्राप्त होते हैं, तो सभी जानते हैं। तो जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उसकी सूची बनाइए आप लोग और कमेंट में कर दीजिए। अब वन एवं वन्यजीवों का संरक्षण। वनमूलन की प्रभाव जानने के पश्चात पहेली एवं बूझो चिंतित थे। वे प्रोफेसर अहमद के पास गए और उन्होंने पूछा कि वन और वन्यजीवों का किस प्रकार जो है हम उन्हें बचा सकते हैं। उन्होंने किससे पूछा, प्रोफेसर अहमद से। अहमद ने पहेली और बूझो एवं उनके सहपाठियों के लिए जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के भ्रमण का आयोजन किया। क्या किया उन्होंने, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के भ्रमण का आयोजन किया। इसके लिए उन्होंने क्या किया, पंचमढ़ी जैव मंडलीय संरक्षित नामक क्षेत्र को चुना। वे जानते हैं कि इस क्षेत्र के पौधे एवं जंतु ऊपरी हिमालय की श्रृंखलाओं और निचले पश्चिमी घाट के समान हैं। तो वे क्या जानते थे कि जो पंचमढ़ी जैवमंडलीय संरक्षित क्षेत्र है उसके पौधे और जंतु ऊपरी हिमालय की श्रृंखलाओं और निचले जो पश्चिमी घाट है उसी के समान है। प्रोफेसर अहमद का विश्वास है कि इस क्षेत्र की जो जैव विविधता है वो अनूठी है। उन्होंने वन कर्मचारी श्री माधव जी से जैवमंडलीय संरक्षित क्षेत्र में बच्चों का मार्ग निर्देशन करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि जैविक महत्व के क्षेत्रों का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है। तो हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है कि जो जैविक महत्व के क्षेत्र होते हैं उनको संरक्षित करना। अब इसमें एक दो शब्द आए थे कि जैव मंडल और एक जैव विविधता। तो जैव मंडल का क्या अर्थ होता है, पृथ्वी का वह सजीव पाए जाते हैं अथवा जो जीवन यापन के योग्य हैं। तो पृथ्वी का वह भाग जिसमें बहुत सारे सजीव जो होते पाए जाते हैं और जीवन यापन करने के योग्य है उस भाग में, तो उसको हम बोलते हैं जैव मंडल। क्या बोलते हैं, जैव मंडल, जहाँ पर सजीव विद्यमान होते हैं और उसके चारों ओर की जो वातावरण होता है या जलवायु जो होती है वो उनके अनुकूल होती है जीवन यापन के लिए। अब जैव विविधता क्या होता है, जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके क्या संबंध है, पारस्परिक संबंध और पर्यावरण से उनका क्या संबंध है, उसी को बोलते हैं जैव विविधता। विभिन्न जीवों की जो प्रजातियां होती हैं, तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके जो पारस्परिक संबंध होते हैं और पर्यावरण से उनका क्या संबंध है, उसी को हम बोलते हैं जैव विविधता। तो भारत में जो है जैव विविधता पाई जाती है। अगर आप एक क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर जो पाए जाने वाले जंतु हैं, जीव जंतु होते हैं, वो एक अलग जलवायु में जीते हैं। अगर आप दूसरे जगह जाएंगे जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पर अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। तो हर स्थिति में, हर जलवायु में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं क्योंकि वो उसी के योग्य हो जाते हैं, अनुकूल हो जाते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं उस जलवायु में। माधव जी ने बच्चों को समझाया कि हमारे व्यक्तिगत प्रयासों और समाज के प्रयासों के अतिरिक्त सरकारी एजेंसियां भी वनों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु कार्यरत है। सरकार उनकी सुरक्षा और संरक्षण हेतु नियम, विधियां और नीतियां बनाती हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधे और जंतुओं के लिए संरक्षित और सुरक्षित क्षेत्र है। तो ये तीन चीजें होती जहाँ पर जो है वन्यजीवों को संरक्षित किया जाता है। एक होता है वन्यजीव, क्या है, वन्यजीव अभ्यारण्य या वन्य जंतु अभ्यारण्य बोलते हैं, वन्य प्राणी अभ्यारण्य भी बोलते हैं। दूसरा है राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क जो होते हैं,
और तीसरा होता है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। तो ये तीन चीजें ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर पौधों जंतुओं को संरक्षित किया जाता है। अब वनस्पति जात और प्राणी जात और उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। तो ये तीनों ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर वनस्पति जात और प्राणी जात और उनके आवासों को संरक्षण हेतु ये बनाए गए हैं क्षेत्र। वृक्षारोपण कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार इन क्षेत्रों में निषिद्ध है। तो ये तीनों क्षेत्रों में आप ना तो वृक्षारोपण कर सकते हैं, ना कृषि कर सकते हैं, ना चारागाह कर सकते हैं, ना वृक्षों की कटाई कर सकते हैं, ना शिकार खेल सकते हैं, ना शिकार कर सकते हैं, और ना खाल प्राप्त करने के लिए आप जीव का शिकार कर सकते हैं। इस क्षेत्रों में पूरी तरह निषिद्ध होते हैं। अब देखते हैं वन्यजीव अभयारण्य क्या होता है कि वह क्षेत्र जहां जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। तो यहाँ पर रहने वाले जीव जो होते हैं, जंतु जो होते हैं, उनके आवास जो होते हैं वो पूरी तरह सुरक्षित होते हैं। तो कोई भी आपदा नहीं आ सकती उनके आवासों पर। तो यहाँ पर पूरी तरह वो सुरक्षित होते हैं। और राष्ट्रीय उद्यान का होता है वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वह स्वतंत्र निर्बाध रूप से इधर उधर घूम सकते हैं और प्राकृतिक जो संसाधन है उसका उपयोग भी कर सकते हैं। और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का मतलब वन्य जीवन, पौधों एवं जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र होता है। तो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर जो आदिवासी भी रहते हैं और वो वहीं पर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो वहाँ पर वन्य जीवन, पौधे और जंतु संसाधनों और आदिवासियों के जीवन यापन करने के लिए एक क्षेत्र होता है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, और एक विशाल संरक्षित क्षेत्र होता है। जैवमंडल आरक्षण। प्रोफेसर अहमद और माधव जी के साथ बच्चों ने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश किया। माधव जी ने समझाया कि जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जो है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। तो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाए गए? जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से, मतलब जो विभिन्न प्रजातियों के रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जैव विविधता का अर्थ होता है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतुओं और सूक्ष्मजीवों की विभिन्न प्रजातियां। किसी क्षेत्र का जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होती है। तो जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र होता है तो वो उस क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। किसी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसको नोट कर लीजिए कि जो पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है उसमें सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, और बोरी एवं पंचमढ़ी नामक 2 वन्यजीव अभयारण्य भी हैं। तो पंचमढ़ी क्या है? एक प्रकार का जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है और उसमें सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान है, और बोरी और पंचमढ़ी नामक 2 वन्यजीव अभयारण्य भी हैं। तो 2 वन्यजीव अभयारण्य कौन कौन से हैं? बोरी और पंचमढ़ी। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। ये पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यहाँ पर दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर।
अभ्यारण्य यहाँ पर है, फिर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान बीच में है। ये पूरा जो है ये क्या है, जयमंडल आरक्षित क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। उसके अंतर्गत बोरी, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर पंचमढ़ी अभ्यारण्य है, पनार पानी गेट, पंचमढ़ी, पिपरिया को संरक्षित क्षेत्र। पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। बच्चों ने भ्रमण करते समय जयमंडल आरक्षित क्षेत्र की हरियाली संपदा की प्रशंसा की। तो जयमंडल आरक्षित क्षेत्र में काफ़ी हरियाली होती है, तो उन्होंने बच्चों ने देखा हरियाली, तो उनकी उन्होंने प्रशंसा की। वे लंबे लंबे सागौन, जिसको टीक बोलते हैं, सागौन को क्या बोलते हैं, टीक, के वृक्षों एवं वन प्राणियों को देखकर वो प्रसन्न थे। तो जो भ्रमण करने के लिए बच्चे गए थे, उन्होंने क्या देखा, लंबे लंबे सागौन के वृक्ष और वन प्राणियों को देखकर वो प्रसन्न हो गए। पहेली ने अचानक एक खरगोश देखा और उसे पकड़ने का प्रयास किया। वह उसके पीछे दौड़ने लगी, लेकिन प्रोफेसर अहमद ने उन्हें उसे रोका। उन्होंने समझाया कि जंतु अपने आवास में प्रसन्न रहते हैं, हमें उनको परेशान नहीं करना चाहिए। माधवी ने समझाया कि कुछ जंतु या पौधे एक क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं, तो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात एवं जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात, इसी को फ्लोरा बोलते हैं इंग्लिश में। एवं जीव जंतु जो विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं उसको प्राणी जात बोलते हैं, फौना बोलते हैं। साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन इत्यादि वनस्पति जात हैं। चिंकारा, नीलगाय, बार्किंग, हिरण, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया इत्यादि पंचमढ़ी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र के क्या हैं, प्राणी जात हैं। और ये वनस्पति जात हैं। सौल, साल की लकड़ी, सागौन, ये सब वृक्ष हैं, वृक्षों के नाम हैं। ये वनस्पति जात के अंतर्गत आते हैं, कहाँ पर, पंचमढ़ी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र में। तो साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन इत्यादि, इसको आप नोट कर लीजिए। और फिर चिंकारा, नीलगाय, बार्किंग, हिरण, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया, ये सब प्राणी जात हैं। किसमें, पंचमढ़ी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र में। यहाँ पर फिगर भी दिखाया गया है, जंगली कुत्ता, चीतल, भेड़िया, तेंदुआ, जामुन, तो आप इसको देख लीजिएगा। विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। बच्चे शीघ्र ही शांतिपूर्वक गहरे वन में प्रविष्ट हो गए। बच्चे एक विशालकाय गिलहरी को देखकर अचंभित रह गए। इस गिलहरी की एक लंबी फरदार पूंछ थी। कैसी थी, एक लंबी फरदार पूंछ। वे इसके विषय में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। माधव जी ने बताया, इसे विशाल गिलहरी कहते हैं और यह यहाँ की विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज है। तो विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज का मतलब होता है वो केवल उसी क्षेत्र में पाए जाएंगे, वो गिलहरी किसी और क्षेत्र में नहीं पाए जाएंगे। उसका क्या नाम है, विशाल गिलहरी। इसकी एक लंबी फरदार पूंछ है, तो ये केवल विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती हैं, कहीं और किसी दूसरे जगह नहीं पाई जाती हैं। पौधे और जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती हैं उसको क्या कहते हैं, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज। जैसे विशाल गिलहरी है, उसको बोलेंगे विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज, क्योंकि वो केवल उसी क्षेत्र में पाया जाता है और दूसरे क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। तो क्या लिखा है, ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती हैं, वो उसी केवल क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज। किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य अथवा देश की विशेष क्षेत्रीय हो सकती है। माधव जी ने पंचमढ़ी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित सौल और जंगली आम के पेड़ को
दिखाया। तो ये जंगली आम और ये जमंजा पेड़ है। क्या किया, दिखाकर विशेष क्षेत्रीय वनस्पति जगत का उदाहरण दिया। तो विशेष क्षेत्रीय जो जंगली आम है वो उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, कहीं दूसरे क्षेत्र में नहीं पाए जाएंगे। फिर विसन, भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी। क्या क्या, विसन, भारतीय विशाल गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय प्राणी हैं। तो विशेष क्षेत्रीय प्राणी की बात करें तो क्या कौन कौन से हैं, केवल उसी क्षेत्र में पाए जाएंगे, वो है विसन, भारतीय विशाल गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी। ये प्राणी विशेष क्षेत्रीय प्राणी हैं। और विशेष क्षेत्रीय वनस्पति की बात करें तो सौल और जंगली आम ये विशेष क्षेत्रीय वनस्पति हैं। तो ये दोनों आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर अमन ने बताया कि इनके आवास के नष्ट होने, बढ़ती हुई जनसंख्या एवं नई स्पीसीज के प्रवेश से विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ सकता है और इसके अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि उस विशेष क्षेत्र में अगर कोई दूसरा स्पीसीज आता है, प्रवेश करता है, तो उससे क्या होगा, उस प्राकृतिक आवास का वो उपयोग करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, और जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, वहाँ वनोन्मूलन अगर बढ़ता जाएगा तो उनके आवास पर संकट खड़ा हो जाएगा और उनका अस्तित्व है धीरे धीरे जो है मिटता चला जाएगा। तो इसलिए हमें ऐसे जीवों का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि ये एक विशेष क्षेत्रों में रहते हैं, इनके लिए वही आवास होते हैं, कोई दूसरा आवास नहीं हो सकता। ये देखिए विशाल गिलहरी, इसकी लंबी लंबी फरदार पूंछें हैं। स्पीसीज सजीवों की समष्टि का वह समूह है जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं। इसका अर्थ है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के ही सदस्यों के साथ अन्य जाति के सदस्यों को छोड़कर जननक्षम संतान उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये जो स्पीसीज होते हैं वो अपने ही एक ही जाति के सदस्य केवल अपनी ही जाति के सदस्यों के साथ जननक्षम संतान उत्पन्न कर सकते हैं। वो अन्य दूसरे जाति के साथ जो है जननक्षम संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, वो अपने जाति के सदस्यों के साथ ही ऐसा कर सकते हैं। एक जाति के सदस्यों में सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। तो एक ही जाति के सदस्य होंगे तो उनमें सामान्य लक्षण होते हैं। वन्य प्राणी अभ्यारण्य या वन्य जीव अभ्यारण्य भी इसको बोलते हैं। शीघ्र ही पहली ने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा हुआ था पंचमढ़ी वन्य प्राणी अभ्यारण्य। प्रोफेसर अमन ने बताया कि आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वन्य प्राणी जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित। वन्य जीव अभ्यारण्य जहां पर वन्य प्राणी सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं। माधव जी पुनः बताते हैं कि अभ्यारण्य वह स्थान है जहां प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना या शिकार करना या पकड़ना पूरी तरह से निषिद्ध और दंडनीय अपराध होता है। तो वन्यजीव अभ्यारण्य में आप ना तो शिकार कर सकते हैं, ना उन्हें जंतुओं को पकड़ सकते हैं, ना मार सकते हैं, ये सभी पूरी तरह से निषिद्ध होते हैं और ये दंडनीय अपराध भी माना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण संकटापन्न वन्यजीव जैसे कि काले हिरन, श्वेत आंखों वाले हिरन, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बत्तख, घड़ियाल, कच्छ मगरमच्छ, अजगर, गैंडा इत्यादि हमारे वन्यजीव अभयारण्यों में सुरक्षित एवं संरक्षित हैं और ये संकटापन्न भी हैं। भारतीय अभयारण्यों में अनूठे दृश्य भूमि, बड़े समतल वन, पहाड़ी वन, बड़ी नदियों के डेल्टा की झाड़ी भूमि अथवा बुशलैंड है। तो ये भारतीय अभयारण्यों में दिखाई देते हैं, कहीं समतल वन, पहाड़ी वन, बड़ी नदियों के डेल्टा की झाड़ी भूमि अथवा बुशलैंड। तो ये सभी भारतीय अभयारण्यों में अनूठे रूप से दिखते हैं। यह अफसोस की बात है कि संरक्षित वन भी
जीवों के लिए सुरक्षित नहीं रहे, क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग उनका अतिक्रमण करते हैं, वनों को नष्ट पहुंचाते हैं। बच्चों को प्राणी उद्यान, चिड़ियाघर भ्रमण की यादें ताज़ा करने को कहा जाता है। उन्हें स्मरण है कि प्राणी उद्यान भी वह क्षेत्र है जहां हम प्राणियों का संरक्षण करते हैं। तो प्राणी उद्यान या चिड़िया, उनके प्राकृतिक क्षेत्र में ही उन्हें नहीं रखा जाता है, उन्हें उस जगह से उठाकर चिड़ियाघर में रखा जाता है। तो चिड़ियाघर का मतलब यही होता है, वहां पर किसी दूसरे जगह से जंतुओं को पकड़कर उसमें रखा जाता है, इसको जू बोलते हैं, चिड़ियाघर। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय उद्यान। सड़क के किनारे एक और बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो पंचमढ़ी जयमंडल आरक्षित, तो उसके अंतर्गत यह है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। बच्चे अब वहां जाने के लिए उत्सुक थे। माधव जी ने उन्हें बताया कि यह विशाल आरक्षित क्षेत्र है और पर्यावरण के संपूर्ण संकटों का संरक्षण करने में पर्याप्त है। इन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यह वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। तो इसको नोट कर लीजिए, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। तो भारत का प्रथम आरक्षित वन कौन सा है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सर्वोत्तम किस्म के जो टीक सागौन होते हैं इसी वन में मिलते हैं। तो सर्वोत्तम किस्म के सागौन किस वन में मिलते हैं? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। ये दोनों पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास भी स्थित है, शरण, इसको शरण बोलते हैं, आवास। यह इन वनों में मनुष्यों की गतिविधियों के प्रागैतिहासिक प्रमाण है, जिससे हमें आदिमानव के जीवन यापन के बारे में पता चलता है। तो इन्हीं चट्टानों के आवाज से पता चलता है कि जो आदिमानव थे वो किस प्रकार अपना जीवन यापन प्रागैतिहासिक काल में करते थे। चट्टानों के इन मानव आवासों में कुछ पेंटिंग्स, कलाकृतियां भी मिलती हैं। तो सतपुड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान में है, इन पर मानव जयमंडल संरक्षित क्षेत्र में 55 चट्टान आवास की पहचान की जा चुकी है। कितने चट्टान आवास की? 55 चट्टान आवास की पहचान की जा चुकी है पंचमढ़ी जयमंडल संरक्षित क्षेत्र में। इंपॉर्टेंट चीज दिया है। जंतु और मनुष्य को इन कलाकृतियों में लड़ते हुए, शिकार करते हुए, नृत्य एवं वाद्य यंत्रों को बजाते हुए दर्शाया गया है। आज भी अनेक आदिवासी जंगल में रहते हैं। आज भी जो है बहुत से आदिवासी जो है जंगल में अभी भी रहते हैं। जैसे बच्चे आगे बढ़े, उन्हें एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र। अब क्या आ गया? सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र आ गया। माधव जी बताते कि हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता और संवर्धन करना था। इसका उद्देश्य क्या है? बाघों को उत्तरजीविता, मतलब वो अपने परिवेश में जी सकें, अपने परिवेश के अनुकूल रह सकें, वहाँ की जो जलवायु है उसको अडॉप्ट कर लें और वृद्धि करें धीरे धीरे। इसी वजह से प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना को लाया गया, बाघों के संरक्षण के लिए। बाघ संरक्षण परियोजना कब लाया गया था, इसको कमेंट में बताइए, कमेंट करिए, देखिए किसके किसको पता है। बाघ बाघ उन स्पीशीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों से विलुप्त होते जा रहे हैं, परंतु सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या में
वृद्धि हो रही है, अतः यह संरक्षण का अनूठा उदाहरण है। किसी समय शेर, हाथी, जंगली भैंसे तथा बारहसिंगा भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते थे, लेकिन अब नहीं पाए जाते हैं। शेर, हाथी, जंगली भैंसे ये सब धीरे धीरे विलुप्त हो गए हैं वहां से। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। तो जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और विलुप्त होने का खतरा जो है भविष्य में बना हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? संकटापन्न जंतु। तो बहुत सारे परियोजनाएं चलाई जाती हैं इन जंतुओं के संरक्षण के लिए, जिससे इनकी संख्या में वृद्धि हो और विलुप्त ना हो। बूझों को डायनासोर के विषय में याद दिलाया गया तो लाखों वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके थे, जो लाखों वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके थे डायनासोर। कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास में व्यवधान होने से उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। तो जो जीव प्राकृतिक आवास में रहते हैं वहां पर हमें व्यवधान नहीं, उससे उनके अस्तित्व का खतरा बना। जिस प्रकार हम जहाँ रहते हैं, तो हमें भी अगर उस आवास में रहने के लिए अगर हमें स्थान मिला है, तो उस स्थान को अगर अतिक्रमण द्वारा हटाया जाए तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा अस्तित्व क्या होगा? मिट जाएगा अस्तित्व हमारा, हम बेघर हो जाएंगे। तो ऐसे ही जो है जीव जंतु भी होते हैं, उन्हें हमें प्राकृतिक आवास जो होते हैं उन पर हमें व्यवधान नहीं डालना चाहिए उनके आवास पर। प्रोफेसर अमन ने बताया कि पौधों और जंतुओं के संरक्षण के उद्देश्य से सभी राष्ट्रीय उद्यानों में कड़े नियम कानून किए जाते हैं। मानवीय गतिविधियां जैसे चराना, अवैध शिकार, जानवरों को पकड़ना, तो ये सब क्या होते हैं? पूरी तरह निषिद्ध होते हैं। मारना, जलावन, पौधों की लकड़ी या औषधि पौधे एकत्र करना स्वीकार नहीं है। माधव जी पहली को बताते हैं कि बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है। अक्सर हम सांप, मेढक, छिपकली, चमगादड़, उल्लू इत्यादि को निर्दयता से मार डालते हैं और पारितंत्र में उनके महत्व के विषय में सोचते ही नहीं हैं। उनको मारकर हम स्वयं को हानि पहुंचा रहे हैं। यद्यपि वे आकार में छोटे हैं, परंतु पारितंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। वे आहार जाल और आहार श्रृंखला के भाग हैं, जिसके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। तो कोई भी हो, किसी भी पारितंत्र के अंतर्गत आने वाले जो जीव जंतु होते हैं, सभी खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल का निर्माण करते हैं, उसमें वो अपनी भागीदारी देते हैं। वो किसी ना किसी तरह जो है वो पारितंत्र का जो संतुलन होता है वो बनाए रखते हैं। तो इसलिए सभी जीवों का योगदान होता है, छोटे बड़े जीवों से नहीं मतलब है, तो सभी का योगदान उसमें होता है। किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी, जीव, सूक्ष्म जीव, अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी पारितंत्र का निर्माण करते हैं। तो पारितंत्र के अंतर्गत पौधे, प्राणी, सूक्ष्म जीव, जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा ये सभी संयुक्त रूप से पारितंत्र के अंतर्गत आते हैं, उसका निर्माण करते हैं। अब आते हैं रेड डाटा बुक क्या होता है, इंपॉर्टेंट। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को रेड डाटा बुक के विषय में समझाते हैं। वह उनको बताते हैं कि रेड डाटा बुक क्या है। रेड डाटा बुक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो क्या है रेड डाटा बुक? जिसमें जो संकटापन स्पीशीज मतलब जीव जंतु या वनस्पति होते हैं उनका रिकॉर्ड उसमें रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। तो पौधों के लिए अलग रेड डाटा बुक है, जंतुओं के लिए अलग होता है, और इसके अलावा जो अन्य स्पीशीज होते हैं उनके लिए अलग होता है। तो आप समझ गए कि रेड डाटा बुक में क्या होता है। जो भी संकटापन स्पीशीज होते हैं, चाहे जब पौधे हों, जंतु हो या अन्य स्पीशीज हों, सभी के रिकॉर्ड उसमें उस पुस्तक में रखे जाते हैं।
तो यहाँ पर वेबसाइट दिया है, अगर और जानकारी आपको लेना हो तो इस वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं इसके बारे में। अब है पॉइंट अगला, प्रवास। माधव जी के निर्देशन में भ्रमण पार्टी गहरे वन में प्रवेश करती है। वह तवा संरक्षित क्षेत्र में कुछ समय आराम करती है। कहाँ? तवा संरक्षित क्षेत्र। ने नदी के समीप कुछ पक्षी देखे। माधव जी बताते हैं कि वो क्या है? प्रवासी पक्षी है। ये पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ आते। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। जब जलवायु में परिवर्तन होता है, जब वो उस जलवायु में रहने योग्य नहीं होते हैं, अपना जीवन यापन उस जलवायु में नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करते हैं? उस क्षेत्र से उड़कर एक निश्चित समय पर यहाँ पर आते हैं। वह यहाँ अंडा देने के लिए, इसमें बहुत अधिक शीत या ठंडी होने के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता। इसी वजह से वो प्रवास करते हैं, दूसरे जगह जाते हैं। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। तो ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। तो आपने कक्षा 7 में ये पढ़ा था। कागज का पुनः चक्रण। प्रोफेसर अहमद बच्चों का ध्यान वनोन्मूलन के एक और करते हैं। बताते हैं कि 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है को आप नोट कर लीजिए। अगर 1 टन कागज की हमें आवश्यकता है तो कितने वृक्षों को हमें काटने की जरूरत पड़ती है? 17 पूर्ण रूप से विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए। अतः हमें कागज की बचत करनी चाहिए। प्रोफेसर अहमद यह भी बताते हैं कि उपयोग के लिए कागज का 5 से 7 बार तक पुनः चक्रण किया जा सकता है। अगर आपने एक कागज का उपयोग किया, फिर उस कागज का आप क्या करते हैं? उसको फेंक देते हैं, तो उस कागज का उपयोग हम रिसाइकल के द्वारा रिसाइकल करके उसको 5 से 7 बार पुनः हम उसका उपयोग कर सकते हैं, चक्रण कर सकते हैं। यदि कोई छात्र दिन में मात्र एक कागज की बचत करता है तो हम एक वर्ष में अनेक वृक्ष बचा सकते हैं। हमें कागज की बचत करनी चाहिए, इसका पुनः उपयोग पुनः चक्रण करना चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे वरन कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल एवं ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले जो हानिकारक रसायन होगी उसमें भी कमी आएगी। पुनर्वनरोपण। अगला पॉइंट क्या है? पुनर्वनरोपण। प्रोफेसर अहमद का सुझाव है कि वनोन्मूलन का उत्तर पुनर्वनरोपण है। अगर हम पुनः वनों का रोपण करेंगे, वनों में वृक्षों को लगाएंगे, तो हम वनोन्मूलन से बच सकते हैं। मतलब वनों को नष्ट होने से हम बचा सकते हैं वृक्षारोपण से। तो पुनर्वन रोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण करना है। तो आप समझ गए। रोपण वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीशीज के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं। हमें कम से कम उतने वृक्ष तो जरूर लगाने चाहिए जितने हम काटते हैं। प्राकृतिक रूप से भी वन का पुनर्वन रोपण हो सकता है। यदि वनोन्मूलित क्षेत्र को आबादित छोड़ दिया जाए तो यह स्वतः पुनर्स्थापित हो जाता है। अगर जो वनोन्मूलित क्षेत्र होता है उसको अगर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो पुनः जो है स्वतः पुनर्स्थापित हो जाता है। अगर उसमें हम कोई औद्योगिक क्षेत्र या घर ये सब नहीं उसमें बनाते हैं उस वनोन्मूलित क्षेत्र में, तो वो स्वतः ही धीरे धीरे उसमें पेड़ पौधे उगाते हैं। प्राकृतिक
पुनर्वनरोपण में मानव गतिविधियों का कोई स्थान नहीं है। तो प्राकृतिक पुनर्वनरोपण में हमें वृक्षों की लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, स्वतः ही वृक्ष उगाते हैं वहां पर। हम अपने वनों को अब तक बहुत अधिक नष्ट कर चुके हैं। तो अब तक हम बहुत अपने वनों को नष्ट कर चुके हैं। यदि हम अगली पीढ़ी के लिए हरी संपदा बनाए रखनी है हमें, तो अधिक वृक्षारोपण ही एकमात्र विकल्प है। तो अगली पीढ़ी को बचाने के लिए हमें अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि भारत वन संरक्षण अधिनियम है। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक वनों का परिरक्षण और संरक्षण करना। तो भारतीय वन संरक्षण अधिनियम का क्या उद्देश्य है? प्राकृतिक वनों का परिरक्षण और संरक्षण करना, और साथ ही साथ ऐसे उपाय भी करना जिससे वन में और उसके समीप रहने वाले लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। कुछ समय बाद विश्राम करने के पश्चात माधव जी ने बच्चों को वापस चलने को कहा, क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात वन में रुकना ठीक नहीं है। वापस आने के बाद बच्चों ने उल्लासपूर्ण अनुभव के लिए माधव जी का आभार व्यक्त किया। तो इस प्रकार जो है पाठ समाप्त होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब इसमें सारांश है, सारांश देख लेते हैं। अभी तक हमने क्या इस चैप्टर में पढ़ा वही इसमें दिया है। वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र ऐसे नाम हैं जो वन्य और वन्य प्राणियों का संरक्षण और परीक्षण हेतु बने हैं। जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों की विभिन्न जो किस्में होती हैं उन्हीं को हम जैव विविधता बोलते हैं। किसी क्षेत्र के सभी पौधे जंतु उस क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात से जाने जाते हैं। इसको फ्लोरा और फौना भी बोलते हैं इंग्लिश में। विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज किसी ही वह स्पीशीज है जो विलुप्त होने के कगार पर है। रेड डाटा बुक में संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रहता है। प्रवास वह परिघटना है जिसमें किसी स्पीशीज का अपने आवास से किसी अन्य आवास में हर वर्ष की विशेष अवधि में विशेषकर प्रजनन हेतु चलन होता है। हमें वृक्ष, ऊर्जा और पानी की बचत करने के लिए कागज की बचत, उनका पुनः उपयोग, पुनः चक्रण करना चाहिए। पुनर्वनरोपण, नष्ट किए वनों को पुनर्स्थापित करने के लिए रोपण करना है। किसका रोपण? वृक्षों का। तो ये थे सारांश इस पाठ के। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। तो ये यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहला है, विश्व में जंगली बाघों की आधी से अधिक संख्या भारत में पाई जाती है। तो जितने ही विश्व में जंगली बाघ पाए जाते हैं तो आधे से अधिक संख्या भारत में पाई जाती है। तो इस प्रकार 65% एशियन हाथी, 85% एक सींग वाले गैंडे और 100% एशियन शेर जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? भारत में ही पाए जाते हैं। विश्व के 12 बड़े जैव विविधता वाले देशों में भारत का 6ठा स्थान है। क्या है? विश्व के जो 12 बड़े जैव विविधता वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? 6ठा स्थान। विश्व के 34 जैव विविधता तप्त स्थलों में से 2 भारत में स्थित हैं। यह है पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, ये 2 भारत के तप्त स्थल हैं। यह क्षेत्र जैव विविधता से बहुत धनी है। आज वन्य जीवों को सबसे अधिक खतरा अतिक्रमण से उनके आवास नष्ट होने का है। भारत में विश्व की संकटापन्न स्पीशीज की संख्या 172 है। तो विश्व में जितने भी संकटापन्न स्पीशीज की संख्या है उसमें से भारत में कितना है? 172 है, जो विश्व की संकटापन्न स्पीशीज का 2.9% है। कितना है? भी विश्व में संकटापन्न स्पीशीज है उसका 2.9% कहाँ पर है? भारत में है। और कितना अगर संख्या की बात करें तो 172 है। पूर्वी हिमालय के तप्तस्थल में पशु और पौधों के स्पीशीज को शामिल करते हुए लगभग 163 वैश्विक संकटापन्न स्पीशीज हैं। भारत में एशिया की कुछ दुर्लभ प्रजातियां जैसे कि बंगाल लोमड़ी, संगमरमरी बिल्ली, एशियाटिक शेर, भारतीय हाथी, एशियन जंगली गधा, भारतीय गैंडा, गौर,
जंगली एशियाटिक जल भैंसा इत्यादि पाई जाती हैं। तो इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, इसको आप और बड़ा कर देते हैं इसको, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।